एनीवेज देखो इधर, अब जो 9th क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, जो एचसी वर्मा में एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड मैं ही समझाता हूं। देखना इधर, ये वेज है हमारे सामने, इस वेज का ये एंगल मैंने 37 डिग्री ले लिया, इस वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और बातें नहीं बेटे प्लीज ध्यान से समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन पे बेस्ड एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने इसको किया था। अगर मैं इस वेज को g tan थीटा यानी 10 इंटू tan 37 हो गया 3/4 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे चलाता हूं, तो हमने लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन किया है, फिर क्या होता है, वेज और ब्लॉक एक साथ आगे चलते हैं, वेज और ब्लॉक एक साथ आगे चलते हैं, स्लिपिंग नहीं होती। लेट अस से अब ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास m, लेट अस से इस वेज के मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, मान लो ब्लॉक का मास है 5 kg। मान लो इस ब्लॉक और इस वेज, यहां पे फ्रिक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, वी आर ओनली इंटरेस्टेड ये ब्लॉक और वेज के बीच इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लेट्स से म्यू की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली 0.6। दक्ष बेटे, जब मैं इसको g tan थीटा के एक्सेलरेशन से चलाऊंगा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा ब्लॉक और वेज के बीच, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट जब मैं इस वेज को एग्जैक्ट g tan थीटा के एक्सेलरेशन पे चलाऊंगा? आंसर इज 0, क्योंकि हमने तो लॉज ऑफ मोशन में इसको स्मूथ सरफेस मान के किया था, हमने देखा था यार कि g tan थीटा से चलाओ तो ब्लॉक तो वेज के साथ आगे बढ़ता है, तो जब ब्लॉक में ना नीचे फिसलने की ना ऊपर फिसलने की टेंडेंसी ही नहीं है इस वक्त g tan थीटा पर, तो फ्रिक्शन तो आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन समझदार फोर्स है, कौन सा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन अक्लमंद फोर्स है टाइप का, आप ऐसे समझो, वो उतना ही लगेगा और तभी आएगा जब जरूरत होगी। क्या हो रहा है, यहां पे हम वेज के फ्रेम से काम कर लेते हैं, वेज के फ्रेम में चले जाते हैं, तो क्योंकि वेज a0 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे, सो mg sin थीटा बच्चे इधर आएगा, दिस इज mg sin थीटा जो इसको नीचे स्लाइड कराना चाहता है, एंड क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन राइट है, स्यूडो फोर्स लेफ्ट आएगा, उसका कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा m a0 cos थीटा, एंड यू चेक जब एक्सेलरेशन इतना है, a0 की वैल्यू ये है, तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो इस बंदे के हिसाब से वो कहेगा यार ये तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गए, ये कहेगा यार ये ब्लॉक में तो स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। इस बंदे के हिसाब से तो ब्लॉक रेस्ट पे है ना, क्योंकि ब्लॉक और वेज तो इकट्ठा चल रहे हैं ना दोनों, तो वेज पे खड़े बंदे को तो वो रेस्ट पे दिखेगा। इज दैट ओके? सो जी tan थीटा के एक्सेलरेशन पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलो या नोट करना है? इतना नोट कर लो कि जब इसको जी tan थीटा से शॉर्ट में लिख लो बस, क्योंकि कोई ये थ्योरी नहीं है एज सच, मतलब हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। आदि और रितिका बेटे ध्यान रखना, अगर कोई जैसे कशिश ने ज्वाइन करनी है क्लास, आदि हो कि नहीं हो बच्चे, तो कर पाओगे ऐड? मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हो? चलो मैंने अभी को भी बना दिया होस्ट। एग्जाम कब तक खत्म होंगे तुम लोगों के? कल तुम लोग के खत्म, बढ़िया। 15th, मतलब 15 तक खत्म हो जाएंगे, 8 को लास्ट, बस दो एग्जाम। अच्छा, लास्ट 8 को है खत्म, ठीक है। फिर 15-20 के आसपास प्रॉपर एक हम फुल सिलेबस टेस्ट रखेंगे, एक शुरू से लेके अब तक जो भी पढ़ा है, और वो तीनों सब्जेक्ट का कराएंगे कंपलसरी। ठीक है। So at g tan theta acceleration a not equal to g tan theta, there is no tendency of slipping, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। क्या हुआ सिमर बेटे, वो कंबाइंड टेस्ट वो तो देने पड़ेंगे, 2 साल बाद पूरे सिलेबस का आना है। नाउ हमने एक्सेलरेशन कर दिया ज्यादा, ठीक है। देखो अगर फ्रिक्शन ना होता, एक्सेलरेशन जी tan थीटा से हल्का सा तेज करने पे ये ब्लॉक ऊपर फिसलता, जी tan थीटा से हल्का सा कम करने पे ये नीचे, बट अब फ्रिक्शन है, अब आप एक्सेलरेशन को जी tan थीटा से हल्का सा कम ज्यादा करोगे तो ब्लॉक तुरंत नहीं फिसलेगा, क्यों? फ्रिक्शन संभाल लेगा। अब आप पता है क्या करोगे, अब आप इसको जी tan थीटा से तेज 8 से चलाओगे तो ये वाला स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इससे बड़ा हो जाएगा,
तो ब्लॉक किधर फिसलना चाहेगा? ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आके एक्ट करेगा? नीचे की ओर, F। व्हेन दिस एक्सेलरेशन, लेट अस से मैंने g tan थीटा से बढ़ा के एक्सेलरेशन कर दिया 8, तो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट ऊपर बढ़ जाएगा। मैंने एक्सेलरेशन को और तेज कर दिया, और तेज किया तो क्या होगा? स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट और बढ़ जाएगा। इस ब्लॉक की ऊपर स्लाइड होने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ जाएगा। कब तक चलेगा ये? जब तक फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे नहीं आ जाता। सो लेट अस से अब मुझे पता करना है कि यार ए नॉट की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सो दैट ये ब्लॉक ऊपर फिसलने से जस्ट बच जाए। ठीक है, तो इसलिए लिए आप इस f को कितना कर दोगे? इक्वल टू म्यू n। ये लिमिट पे आ गया। और याद रखना n की वैल्यू जल्दीबाजी में mg cos थीटा ना कर देना। n की वैल्यू mg cos थीटा के साथ साथ ma नॉट साइन थीटा भी तो होगी। इसको सॉल्व करके अब आप पता इस वक्त ब्लॉक रेस्ट पे ही है, मतलब वेज से देखने पर ब्लॉक रेस्ट पर ही है अभी। ओके, अब ये ma नॉट कॉस थीटा ऊपर mg साइन थीटा और म्यू एन के बराबर है जस्ट, और नॉर्मल फोर्स कहां से मिलेगा? यहां से। अब अगर तुमने इसको सॉल्व करके जो a नॉट आएगा, करते हैं सॉल्व जरा, तो ma नॉट कॉस थीटा ऊपर दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा नीचे प्लस म्यू एन नीचे की ओर, है ना? दैट्स क्लियर है ना बेटे? mg साइन थीटा और फ्रिक्शन नीचे, और n की वैल्यू कितनी लेंगे? mg cos थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा। सो दिस इज mg cos थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे, a नॉट अकेला अननोन है यहाँ पे, a नॉट इज द ओनली अननोन। थीटा पता है, मास तो खैर कैंसिल ही हो जा रहा है यहाँ पे, तो मास 5 kg की जरूरत नहीं थी हमें। एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड, a नॉट इज द ओनली अननोन। साइन थीटा कॉस थीटा पता ही है, a नॉट आएगा। फटाफट बता दो a नॉट की वैल्यू, देखे सबसे जल्दी कौन बताता है। a नॉट की वैल्यू बताओ कितनी आई। ये भी खराब बात है, पता है, सबसे जल्दी कौन बताता है। सीखो आराम से, बट क्या करें, वो कंपटीशन, अदरवाइज तो होना चाहिए ना, सीखो। होड़ लगी हुई है, नहीं शौर्य? हाँ, म्यू बेटे 0.6 है। मतलब भूलना नहीं है, पेरेंट्स से मुलाकात करनी है मैंने। एंड ये चीज़ बेटा आप में से कोई भी प्लीज़ सीरियसली, मुझे पता है मार्क्स किसके कितने तक आ सकते हैं, ऑनेस्टली काम करो। कोई मैं गोल्ड मेडल थोड़ा ना दे रहा हूँ इस पे बेस्ड आपको, ऑनेस्टी होनी चाहिए। कोशिश करो पूरी, नंबर जितने मर्जी आए। और सक्षम आप भी बेटे ऑन एंड ऑफ आप ऑनलाइन आ जाते हो, अभी तो ठीक नहीं थी तबीयत, कोई बात नहीं, बट ऑफलाइन रहो, ठीक है? पिछली क्लास अटेंड करी थी? यस बेटे, तभी तो फ्रिक्शन म्यू एन लिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि बस अभी रुका ही है, वेज से देखने पर अभी रुका ही है। अब अगर इस ए नॉट की वैल्यू यहां से जो आएगी, इससे और हल्की सी बढ़ाओगे, ऊपर चल पड़ेगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? ए नॉट एम तो कैंसिल ही करो। ए नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? हाँ जी बेटे, 7.71 आ रही है। अरे बेटे 7.5 तो उसी वक्त था ए नॉट जब फ्रिक्शन था ही नहीं। सो दिस इज ए नॉट कॉस 37 कितना हुआ? 4/5। 10 साइन 37 कितना हुआ? 3/5 प्लस 0.6 टाइम्स 10 cos 37 इज 4/5 प्लस 3 ए नॉट बाय 5, ये आया। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 4/5 यानी 0.8, ये 0.6 इंटू 0.6 0.36, 0.8 माइनस 0.36 ए नॉट, दिस इज हाउ मच? 10 इंटू 3/5 ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 8 इंटू 0.6 4.8, ये आ गया 10.8, तो ए नॉट कितना आ गया? 10.8 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.36 कितना आ जाएगा? 0.44, 0.440, ये आंसर है 1080/44। यही आया लक्ष्य, कैलकुलेशन थी बस बच्चे। ठीक है, सो 1080/44 क्लियर है? अच्छा, अब सुनो आगे। रिद्धि क्लियर है बेटे? अब सुनो आगे,
अगर आपने ये एक्सेलरेशन को g tan थीटा, मैं साइड में बना देता हूं डायग्राम, ये वेज ब्लॉक, अब हमने इसके एक्सेलरेशन a0 को घटाना शुरू किया, इसको g tan थीटा एक्सेलरेट दें तो फिर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर देता है? mg sin थीटा को बैलेंस कर देता है ma0 cos थीटा बैलेंस कर देता है। अब तुमने, और प्लीज n की वैल्यू ध्यान रखना, n की वैल्यू, अब आपने इस एक्सेलरेशन को कम कर दिया तो सिमरबीर क्या होगा? इस एक्सेलरेशन को कम करोगे तो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट घट जाएगा। आप वेज पे ही खड़े हो रिमेंबर, तो ये घटेगा, ये डोमिनेट, तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर आएगी? नीचे फिसलने की, तो अब फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? ऊपर। आप इसको और कम और कम और कम और कम करते जाओ, एक स्टेज पे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू n। वो स्टेज होगा व्हेन दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन। इट्स ओके। और इन सब चक्कर में याद रखना, अगर ये म्यू tan थीटा से बड़ा हुआ ना, यहां नहीं है, tan थीटा कितना है? 3/4, और ये म्यू कितना है? 0.6, क्योंकि अगर ये म्यू होता ना 0.8, म्यू 0.8 होता ना, तो आप इस a0 को घटाते घटाते 0 भी कर देते, ब्लॉक नीचे नहीं फिसलता, क्योंकि यार वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक तो वैसे ही नहीं फिसलेगा। बट यहां पे ये जो एंगल था tan थीटा, ये tan थीटा म्यू से बड़ा था, तो अगर आप वेज को रोक दोगे तो पक्का नीचे फिसलेगा। समझ में आई बात? तो आपको a0 की मिनिमम वैल्यू, आपका होमवर्क है, ये मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट करी, तो योर होमवर्क इज व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ वेज so that the block does not slip. What is the minimum acceleration of wedge so that block does not slip? What is the minimum acceleration of wedge so that block does not slip? ठीक है, ओके। इसी पे बेस्ड वो एग्जाम्पल 9 है, उसको डिस्कस करते हैं। 10th को एक बारी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। नाइन्थ एग्जाम्पल का भी एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक आपको करना है। देखो इधर ध्यान से, ये हमारे सामने ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज ऑफ मास कैपिटल M। यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास, बातें नहीं बेटे बिल्कुल भी आपस में, भुवनेश काम पे ध्यान, क्लास में अपने साथ में किसी के साथ डिस्कशन नहीं, छोड़ दो ना, मैं सामने बता रहा हूं। इधर ये स्मॉल m, ये दोनों ब्लॉक्स हैं स्मॉल m, मैं पूरा तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन है क्या। कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। लेट अस से कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं हुआ तो साक्षी बेटे क्या होगा? इस सिस्टम को तुम छोड़ दो अपने आप पे, तो क्या होगा? ये स्मॉल m का वेट mg इसको नीचे भगाएगा, ये नीचे भागेगा, तो ये स्मॉल m किधर भागेगा? आगे। कैपिटल M किधर भागेगा? कैपिटल M कहीं जाएगा? कैपिटल M लेफ्ट को भागेगा। क्यों लेफ्ट को भागेगा? देखो ये जो पुली है, ये पुली कैपिटल M से जुड़ी है ना, कैपिटल M के साथ एकदम बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। ये रस्सी पुली को लेफ्ट को खींच रही है, ये रस्सी पुली को लेफ्ट को खींचेगी तो पुली लेफ्ट जाना चाहेगी ना, उसको कौन रोक रहा है? बताओ तो, इस ब्लॉक या इस पुली पे राइट को कौन सा फोर्स है जो इस टी को रोक देगा? कोई नहीं है। ये वाला टी ब्लॉक पे है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये वाला टेंशन फोर्स ब्लॉक पे है, ये वाला टेंशन फोर्स पुली पे या कह लो ब्लॉक पे है। इट्स ओके। तो यहां पे अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा ना, तो ये ब्लॉक कैपिटल M पीछे आएगा। सेंटर ऑफ मास में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पे पता है क्या हो रहा है, यहां पर इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं है। ओके, सो एनीवेज वो सेंटर ऑफ मास में बात करेंगे। फिलहाल व्हाट विल हैपन, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये अपने वेट की वजह से नीचे भागेगा, ये नीचे भागेगा, और ये किधर भागेगा? राइट, और ये ब्लॉक किधर भागेगा? लेफ्ट। इट्स ओके। एनीवेज वो सिचुएशन है नहीं, हमसे कह रहा है यहां से हमने फोर्स लगाया F, क्या होगा फोर्स लगाओगे तो?
जब ये फोर्स नहीं लगाया था तो स्मॉल m किधर जाना चाह रहा था, नीचे। ये फोर्स लगाओ तो ये पूरा सिस्टम आगे चल पड़ेगा और तुम इसी पर खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ। ठीक, मान लो ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a0। तो जैसे ही तुमने फोर्स लगाया, मामूली सा फोर्स लगाया, तो इस स्मॉल m पे एज सीन बाय यू लेफ्ट को शैडो फोर्स आएगा, है ना। बट स्टिल हो सकता है टेंशन डोमिनेट करे और ये राइट को जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि तुमने मामूली सा फोर्स लगाया। ठीक, फोर्स और ज्यादा लगाओ, और ज्यादा लगाओ, और ज्यादा लगाओ, एक स्टेज पे क्या होगा। अच्छा एक बात और सुनना, यहां फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी ले ही आते हैं। सो अभी ये ब्लॉक इधर जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग के उसको रोक रहा है। ठीक, बट मान लो रोक नहीं पा रहा, तो ये ब्लॉक चला जा रहा है। तुमने एक्सेलरेट कराया, फोर्स दिया, तो अब इस ब्लॉक को फ्रिक्शन के साथ साथ, और फ्रिक्शन के साथ साथ ये शूडो फोर्स भी रोकेगा। लेकिन अभी भी मान लो फ्रिक्शन पूरा पूरा लग रहा है, म्यू एम जी, पूरा पूरा फ्रिक्शन लग रहा है। नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे एम जी के ही बराबर है, और इस बंदे को हटाते हैं यहाँ से, है मतलब उसके फ्रेम में ही काम कर रहे हैं हम, शूडो फोर्स। ये दोनों मिलके, शूडो फोर्स और ये मिलके इस टी को रोक नहीं पा रहे, अभी भी ब्लॉक ही आगे जा रहा है। तुमने फोर्स और स्ट्रांग लगाया, और स्ट्रांग फोर्स लगाओगे, क्या होगा, शूडो फोर्स और बढ़ेगा। लेट्स से एक स्टेज पे रुक गए, मतलब स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना बंद कर गया। हमें वही पूछा है, मैं कितना फोर्स लगाऊं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, सो दैट ये दोनों ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करें। क्वेश्चन यही है, ये जो दो छोटे ब्लॉक्स हैं ये कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करें। तीनों तो बच्चे चलेंगे, तीनों क्यों चलेंगे, आप इस पूरे को एक सिस्टम मानो, तो इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो इस टी और इस टी की तो हम बात करेंगे नहीं, तो फिर ये फोर्स क्या कर रहा है भाई, ये फोर्स तो सिस्टम को चलाएगा ना, राइट को। हमें बताना है यार कम से कम मैं फोर्स कितना लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा कितना लगाऊं कि ये तीनों इकट्ठा चलें। स्मॉल m जो ब्लॉक्स हैं वो फिसले ना कैपिटल M पे। पहले फिसल रहे थे, तुमने हल्का सा फोर्स लगाया, शूडो फोर्स हल्का सा आया, बट अभी भी फिसल रहे हैं। स्मॉल m किधर जा रहा है, आगे। क्यों आगे, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है। इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है, आगे, इसलिए फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक फोर्स पे तुमने देखा यार जस्ट रुक गए, तो इसका मतलब ये वही फोर्स है। मैं ढूंढ रहा हूं मिनिमम फोर्स, सो दैट ये स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करें। तो ये वो फोर्स है जहां पे ये जस्ट रुक गया। इट्स ओके। तो स्मॉल m पे फोर्सेस क्या आएंगे बेटे, टी आगे, म्यू एम जी पीछे, और शूडो फोर्स पीछे। ये इक्वेशन बनी ऊपर वाले ब्लॉक की। नहीं है, नहीं है, नहीं है, टेबल और कैपिटल M के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, खाली कैपिटल M और स्मॉल m दोनों के बीच है। यहां भी फ्रिक्शन है, अभी यहां भी आना है। और आप ब्लॉक पे खड़े होके देख रहे हो, शूडो फोर्स लगाया आपने। अब बोलो इस पे क्या क्या फोर्सेस हैं। इसका वेट नीचे है mg, टेंशन ऊपर है t, तो t और mg बराबर हो गए। फ्रिक्शन कहां से आएगा जब नॉर्मल फोर्स ही नहीं है। मैंने बताया था यार, दो चीजें टच करा दो तो जरूरी थोड़ा ना नॉर्मल फोर्स आता है, बट यहां आएगा, यहां आएगा। क्यों, आप वेज पे खड़े देख रहे हो, आप वेज पे खड़े हो तो आप इस पे शूडो फोर्स पीछे लगाओगे ना, ma0। आप वेज पे खड़े हो ब्लॉक पे, सॉरी, आप इस पे शूडो फोर्स पीछे लगाओगे ना, ma0। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, n। ये कैपिटल M इस स्मॉल m को नॉर्मल फोर्स दे रहा है आगे, n डैश। और क्योंकि कैपिटल M पे जब तुम खड़े होके देख रहे हो तो तुम्हें तो ये रेस्ट पे दिख रहा है, तो इसलिए n डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ma0। गौर से समझना। अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दक्ष तुम बताओगे। वर्टिकल डायरेक्शन में ये ब्लॉक आगे जाने से जस्ट बचा हुआ है, तो ये नीचे जाने से जस्ट बचा हुआ है। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स, ये नीचे जाना चाहता है तो n डैश है, नीचे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे म्यू n डैश, ये भूलना नहीं है। इट इज, ये जस्ट बचा हुआ है नीचे फिसलने से, तो फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे आ चुका है। मैं फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूं कि यार बस ये नीचे फिसलने वाला है और वो आगे। ठीक, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा t, यही लिख देते हैं, t प्लस म्यू n डैश इज इक्वल टू mg। ये तीन इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
फटाफट आंसर बता दो, ए नॉट की वैल्यू बता दो मुझे क्या आ रही है, फटाफट सॉल्व कर लो। ये बड़े अच्छे अच्छे, एंड आई एम टेलिंग यू बेटे +1 में आप इस लेवल तक के क्वेश्चंस ठीक से समझ के कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत सही जा रही है। हो नहीं पा रहा क्वेश्चन इज वन थिंग, आप गलत कंसेप्ट लगा दो वो गलत है ना भाई। क्वेश्चन मुश्किल है ठीक है, कुछ तो 2-3 स्टेप तो आगे जा पाओगे, आप गलत नहीं जगाओ। द मोमेंट यू सिट ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम और आप स्यूडो फोर्स ना लगाओ, ये फंडामेंटल मिस्टेक है। आया बेटे, क्या आया ए नॉट की वैल्यू? 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स जी, वेरी गुड। और अब अगर मैं तीनों को सिस्टम ले लूं तो मैं बोलूंगा दिस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 2m टाइम्स ए नॉट, सिंपल। इस पूरे को सिस्टम लो तो फिर ये टी ये सब कुछ बात नहीं करेंगे, है ना। सो एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना आ जाएगा, एफ की मिनिमम वैल्यू कैपिटल एम प्लस 2m टाइम्स ए नॉट, दिस इज द आंसर। क्लियर है? आ रहा हूं, अभी आ रहे हैं, अभी बढ़ाएंगे फोर्स, वेट करो, कोशिश किया करो, डायग्राम बनाओ, अच्छा डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, फोर्सेस दिखाओ, प्रैक्टिस करो, आउटपुट तब आता है। और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। इज दैट ओके? अब ये सारे तुम ही बताओ, अब ये मिनिमम फोर्स आ गया, अब मैंने फोर्स को हल्का सा बढ़ाया, क्या होगा? क्या अब ये हल्का सा फोर्स बढ़ाया क्या होगा? स्यूडो फोर्स बढ़ जाएगा, तो क्या ये पीछे चल जाएगा? फ्रिक्शन हल्का सा घट जाएगा। ये बोला ना अकलमंद फोर्स है। जैसे ही तुम स्यूडो फोर्स को हल्का सा बढ़ाओगे, एम ए नॉट हल्का सा बड़ा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम। ये फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, एक स्टेज आएगा फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है ये पता है, सिचुएशन ऐसी हो रही है, ये रहा एक ब्लॉक पे तुम इधर से एक फोर्स लगा रहे थे, मान लो इधर वाला फोर्स था 100 न्यूटन, ये इधर वाला फोर्स मान लो रस्सी का टेंशन है 100 न्यूटन, ठीक है, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थी मान लो 40 न्यूटन। ऐसे ही समझो, इधर तुम फोर्स लगा रहे थे 60, ये था 40, तो ब्लॉक वॉज एट रेस्ट। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर थी, इसको भूलो अभी, 100 उधर था 60 इधर था, स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर थी, राइट, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, लेफ्ट। इट्स ओके। अब अगर तुमने क्या किया, अब तुमने अगर गलती से इस फोर्स को बढ़ाया, मान लो ये सिचुएशन है, अब आप खुद ही देखो, आप कहोगे फ्रिक्शन को भूल जाओ, अभी आप कहोगे सर वो 100 है ये 60 है, इस ब्लॉक की राइट को जाने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन 40 तक रोक सकता है, 40 की ही जरूरत है, तो हम कहेंगे इस वक्त ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग टूवर्ड्स राइट। इसको 101 करोगे, चल पड़ेगा ब्लॉक। इसको तुमने 101 किया, अब ब्लॉक चलेगा पक्का, क्योंकि अब स्लाइडिंग की टेंडेंसी कितनी आ गई, 41। बट यार इसको 61 करोगे तो बोलो क्या होगा, ये ब्लॉक क्या लेफ्ट को चल पड़ेगा? तुम खुद ही सोचो, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट, ब्लॉक किधर जाना चाहता था, तभी ना फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा था। अब क्या ब्लॉक, ये मैंने सिखाया तुम लोग को, फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन अपोज करता है, उल्टे डायरेक्शन में मोशन थोड़ा ना क्रिएट कर देगा। अब फ्रिक्शन को फिर एक बार भूल जाओ, तुम कहोगे यार वो 100 ये 61, अब तो इसकी टेंडेंसी 39 की रह गई, और फ्रिक्शन यहां पे कम हो जाएगा 39। ये कहेगा मेरे को तो मजा आ गया, अब मेरी कम जरूरत है। तो यहां पे जब तुम इस फोर्स को बढ़ाओगे ना, ऐसे सोचना है बच्चे, तब सीखोगे। फिजिक्स में ऐसे थ्योरी क्या, फ्रिक्शन आप देख लो पहले आधे पौने घंटे में ही खत्म थी, ये सोचना है सब। और ऐसे जो फंडामेंटली सोच के काम करेगा, एंड उसके लिए ना रिलैक्स्ड माइंड होके टाइम देना, अपने टाइम तो चाहिए ना, अच्छी चीज अगर कोई काम करना है तो टाइम तो चाहिए ना। ओके, सो अब अगर तुमने यहां फोर्स बढ़ाया तो क्या होगा, स्यूडो फोर्स और बढ़ जाएगा, स्यूडो फोर्स जस्ट लाइक दैट, फ्रिक्शन कम। मान लो तुम इस फोर्स को बढ़ाते 100 कर दो, दक्ष बेटे क्या होगा, फ्रिक्शन तो खत्म है। वो कहेगा यार ये तो आपस में ही बढ़ गया, मेरी क्या जरूरत है। स्टैटिक फ्रिक्शन पहले देखेगा बच्चे कि अप्लाइड फोर्सेस क्या हैं, स्लाइडिंग की टेंडेंसी किधर है, फिर जितनी जरूरत होगी उतना एक्ट करेगा, और अगर वो नहीं रोक पा रहा बॉडी के मोशन को तो खत्म।
तो मैं एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, बताओ मैं कितना फोर्स लगाऊं कि यहां पे फ्रिक्शन डिसअपियर ही हो जाए, बट हमारा वो क्वेश्चन वो नहीं था। अब तुमने और फोर्स बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, स्यूडो फोर्स और बढ़ेगा, अब ये हो गया 120। अब बोलो क्या होगा? फ्रिक्शन उधर। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम इस पे बड़ी तेज फोर्स लगाओगे क्या होगा? ये m पीछे नहीं भागना चाहेगा। तो अब मैं बात करूंगा मैक्सिमम फोर्स। तो जब तुम लगाओगे मैक्सिमम फोर्स सो दैट ये ब्लॉक पीछे जाने वाला है और ये ब्लॉक ऊपर, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पलट के हो जाएगा इस तरफ, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स पलट के हो जाएगा नीचे, और फिर से आप सॉल्व कर लेना उसको। कर लोगे? पक्का? सो दैट इज योर सेकेंड होमवर्क। एक वो वेज वाला क्वेश्चन आया, वहां पे मैंने पूछा है बेटे मिनिमम एक्सेलरेशन, और यहां पूछा है अब मैक्सिमम फोर्स, कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू, और वो सॉल्ड एग्जांपल में है ही है, बट वहां से देखे बिना करना है आपने खुद से। अरे भाई साहब, इंटरनल फोर्स है फ्रिक्शन। जब तुम कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों को सिस्टम मान रहे हो, तो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस को क्यों लोगे व्हेन यू हैव टेकन होल ऑल थ्री एज योर सिस्टम? सीखो बेटा। जब तुमको और गोकुल को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो तुम्हारे आपस के फोर्स को कंसीडर थोड़ा करेंगे, दैट इज इंटरनल। ठीक है, आराम से सोचना। क्लियर है? ओके ना बेटा, आप सोचो, आप सोचो, यू थिंक। फ्रिक्शन कौन किसको दे रहा है? कैपिटल एम ही स्मॉल एम को ना, और स्मॉल एम कैपिटल एम को। तुमने जब कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों को ही सिस्टम मान लिया एक, तो फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर थोड़ा करेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम पहली क्लास में मैंने बताया, व्हेन यू एज्यूम टू ब्लॉक्स एज योर सिस्टम, देन उन दोनों ब्लॉक्स के बीच आपस में जो भी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, व्हाटएवर, वी डोंट कंसीडर दैट इन इक्वेशंस। ठीक है, we only consider those forces which are acting on the system from the surrounding. Clear? एक दो और करते हैं, फिर वर्क पावर शुरुआत करेंगे। फिर आज वाली शीट जो मैंने दी है, कोई बात नहीं, HCV से ही कर लेना क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। आप सामने ध्यान दो बस। 28, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। ये एक ब्लॉक है, गौर से देखना, कैपिटल एम, और सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे इस कैपिटल एम के साथ यहाँ पे पुली अटैच्ड है, इस तरह से अगर कोई मासलेस पुली कभी भी अटैच्ड होती है ब्लॉक्स वगैरह के साथ, आप उस पुली पर लगने वाले फोर्सेस को इन अ वे मानो ब्लॉक पर ही लग रहे हैं। मासलेस पुली है ना, उस बेचारी को अपने फोर्स मोशन के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, उस पर जितना फोर्स लगाओगे सेम फोर्स वो ब्लॉक पे ट्रांसफर कर देगा। तो इस पुली पे मैं जितना भी रस्सी का टेंशन फोर्स लगाऊंगा, इन अ वे वो ब्लॉक पर ही लग रहा होगा। मास होगा पुली का, फिर ऐसा नहीं होगा। समझो मेरी बात। ये एक ब्लॉक है स्मॉल एम, ये पहले भी बताया मैंने शायद। ये कैपिटल एम, तुमने इस पे फोर्स लगाया एफ, कैपिटल एम पे अब एफ नहीं आएगा, कैपिटल एम पे जो फोर्स आएगा वो एफ से थोड़ा सा कम आएगा। तुमने स्मॉल एम पे फोर्स लगाया एफ, स्मॉल एम आगे थोड़ा सा फोर्स पास करेगा, ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझो। ये वैसे लेमन लैंग्वेज है, स्मॉल एम ने थोड़ा फोर्स आगे शिफ्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। तुमने फोर्स लगाया स्मॉल एम पे, स्मॉल एम लगाएगा कैपिटल एम पे, कितना? एन। वो एन की वैल्यू पक्का एफ से कम होगी, पक्का। क्यों कम होगी? क्योंकि यार अगर ये एन की वैल्यू एफ के बराबर होती तो कंट्राडिक्शन आ जाता। आप कहते सर ये एन और ये एफ बराबर, तो फिर तो ये रुक गया और ये चल पड़ा, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो इसलिए ये एन पक्का इस एफ से कम। बट इफ दिस स्मॉल एम इज मासलेस, ये मासलेस है, तो फिर इस पे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो तब ये एन और एफ हो जाएंगे बराबर। तो ये पुली मासलेस है, तुम इस पे जो फोर्स लगाओगे सेम फोर्स यहां शिफ्ट कर देंगे। ये सब छोटी छोटी बातें एज ए स्टूडेंट दिमाग में आती हैं आप लोगों के, इसीलिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, आप कहोगे सर वो तो पुली पे फोर्स है, पुली मासलेस है, तो इन अ वे वो ब्लॉक पर ही है। ओके, देन इसका मास कैपिटल एम, यहां से ऐसे स्ट्रिंग है और यहां पे एक और ब्लॉक है, इसका मास है स्मॉल एम, यहां से ऐसे, यहां पे एक और पुली आ गई ऐसे, दिस इज फिक्स। देन ये एक और स्ट्रिंग आई ऐसे, दिस पुली इज ऑल्सो फिक्स। ये सिचुएशन है, ठीक है। एंड इट सेज दैट फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज μ1 एंड बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज μ2।
इस बारी यहां पे फ्रिक्शन है μ1, यहां पे फ्रिक्शन है μ2। अच्छा सर डायग्राम बनाओ फटाफट गुरफरमान बेटे। ठीक है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और यहां पे μ2, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट बिटवीन द टू ब्लॉक्स μ1 एंड बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज μ2। ऋषभ, ये दोनों ब्लॉक्स क्यों चलेंगे, कौन चलाएगा इनको, कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों ब्लॉक्स को चलाने के लिए? हाँ, स्मॉल m का वेट। बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड, स्मॉल m का वेट। मान लो ये स्मॉल m बड़ा हल्का हुआ तो ये पूरा सिस्टम हो सकता है मूव ही ना करे, बट एक्चुअली बुक में दे मस्ट क्लियरली मेंशन कि सिस्टम इज इन मोशन, स्मॉल m इज सिग्निफिकेंटली हैवी। नहीं तो मैं ऐसा क्वेश्चन भी बना के दे सकता हूं, सब न्यूमेरिक वैल्यू देके, कैपिटल M की, μ2 की, μ1 की, आई कैन आस्क स्मॉल m की कितनी वैल्यू तक मोशन नहीं होगा। क्वाइट पॉसिबल। आप खुद ही सोचो ना, अगर ये स्मॉल m हल्का सा हो या और ये कैपिटल M बहुत भारी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग आएगा, हो सकता है मोशन हो ही ना। तो मोशन ना हो ऐसे किसी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना, मैं दूंगा बना के क्वेश्चन। फिलहाल मोशन हो रहा है, सो हम फ्रिक्शन क्या लेंगे, काइनेटिक। ओके, स्मॉल m पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे देखना। स्मॉल m का वेट आएगा नीचे mg, रस्सी का टेंशन आएगा ऊपर T। अच्छा सुनना ध्यान से, स्मॉल m अगर नीचे आएगा, स्मॉल m अगर नीचे आएगा, कैपिटल M किधर जाएगा? स्मॉल m अगर नीचे आएगा तो कैपिटल M किधर जाएगा? क्यों जाएगा? कंस्ट्रेंट। इस पूरी, भुवनेश बेटे सामने ध्यान, इस पूरी रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है, ये वाले रस्सी की लेंथ बदलेगी नहीं। स्मॉल m, आप ऐसे स्मॉल m नीचे लाए तो ये वाली रस्सी की लेंथ बढ़ेगी, तो यहां पे अगर रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो यहां पे और यहां पे घटनी चाहिए, हाँ या ना? अच्छा ऐसे सोचो, मान लो ये ब्लॉक x आगे गया, ये ब्लॉक x आगे गया, तो दक्ष बोलो बेटे ये कितना नीचे जाएगा? आज तुम फंसे हो फिर, अब एग्जाम खत्म हो रहा है कल तुम लोगों के, अब वापस प्रैक्टिस अच्छे से। HC वर्मा ये इस संडे तक पूरे फ्रिक्शन चैप्टर को फिनिश करना है। आई विल स्टार्ट वर्क पावर एंड एनर्जी, बट वो शुरुआत है अभी, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आएंगे। इन द मीन टाइम आप HC वर्मा बुक से फिनिश करो, दैट्स ऑल। ये अगर x आगे तो ये कितना नीचे, 2x। ये x आगे तो ये वाली रस्सी की लेंथ x कम होगी, क्योंकि ये पुली आगे बढ़ जाएगी ना। ये वाली रस्सी की लेंथ भी x कम होगी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये x कम, ये x कम, तो इसको 2x बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर ये x आगे जाएगा तो ये ब्लॉक 2x नीचे भी आएगा एंड साथ साथ x आगे भी जाएगा। तो अगर कैपिटल M का, ये कैपिटल M मैं ऐसे बना रहा हूं, का एक्सेलरेशन आगे की ओर है a, तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन आगे की ओर तो a है, साथ के साथ नीचे की ओर कितना है, 2a। इसमें किसी को डाउट? सक्षम बेटे कोई डाउट इसमें? नहीं, पक्का पक्का समझ रहे हो ना? x आगे गया तो ये x कम, ये x कम, यहां और यहां रस्सी की लेंथ कितनी कम हुई, 2x, तो फिर ये कितनी बढ़ेगी, 2x। यानी ये ब्लॉक जितना भी आगे चलेगा उसकी दुगनी स्पीड से नीचे जाएगा, एंड ये कैपिटल M के साथ आगे तो चलेगा ही। ये समझ में आ गई बात? बस अब अच्छे से फोर्सेस दिखा देने हैं सारे और इक्वेशंस बना देनी है, डन। सॉल्विंग आप घर पे कर लेना, क्योंकि सॉल्विंग में टाइम लगेगा, ना भी करोगे चलेगा क्योंकि ज्यादा ही सॉल्विंग है। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन बताने हैं, इस कैपिटल M का और स्मॉल m का एक्सेलरेशन बताना है। कैपिटल M का मैंने a माना तो स्मॉल m का वो रहा। स्मॉल m का नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, √2a² प्लस a², √5a। नाउ इधर आ जाओ जी बेटे, मत खड़े हो, छोड़ दो, हमें एक्सेल कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे, उससे तुम घर पे ट्राई करना। तुम कैपिटल M पे खड़े हो जाओगे तो स्मॉल m तुम्हें सिर्फ नीचे 2a से जाता दिखेगा। हाँ a खत्म हो जाएगा, बट उससे एफर्ट खत्म नहीं होगा, इक्वेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनेंगी। करके देखना, है ना? नाउ लिसन, mg और t यही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसी डायग्राम में। मन्नत बेटे और कोई फोर्स स्मॉल m पे देख लो, n आगे
और कोई? हाँ, स्यूडो फोर्स नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड। काय को स्यूडो फोर्स? फ्रिक्शन। स्मॉल m किधर फिसल रहा है? 2a से नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। कितना? μ1 इंटू n। mg मत बोला करो भाई, n तुमने बोला, तुम शक्लें बनाओ बस खराब खराब, है ना? सो μ1 इंटू n। नाउ लक्ष्य इक्वेशन बोलो, चलो इक्वेशंस। n इज इक्वल टू ma, दिस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है? 2a, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज m इंटू 2a। पार्ट्स बेटे डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। अपवर्ड फोर्स क्या है? t और μ1 n। सो क्या इक्वेशन बनेगी? mg माइनस t माइनस μ1 n इज m टाइम्स 2a। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अननोन कितने हैं हमारे पास? चलो गिनते हैं अभी, पहले इक्वेशंस बना लें। नाउ राधिका बेटे, कैपिटल एम पे सारे फोर्सेस ध्यान से दिखाओ, छोड़ना मत किसी भी फोर्स को। कैपिटल एम पे यहां से रस्सी का टेंशन T। कैपिटल एम ने स्मॉल एम को नॉर्मल उधर दिया, तो स्मॉल एम ने कैपिटल एम को नॉर्मल वापस दिया। कैपिटल एम ने यहां पे रस्सी का टेंशन T, यहां पे रस्सी का टेंशन T। ये रस्सी का टेंशन कौन लगा रहा था? ऑफ कोर्स रस्सी। किस पे? पुली पे, बट इन अ वे इट इज ऑन द ब्लॉक। और इसका वेट mg नीचे, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स n1 मान लो इसको ऊपर, और बोलो किधर किधर? हाँ फ्रिक्शन पीछे। बहुत चलो, मैं वहां रुका था, तुमने नोटिस कर लिया होगा सर यहाँ। हाँ जी, ये ना बच्चे छोड़ देते हैं। हाँ तुमने सही बोला था। कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे फ्रिक्शन ऊपर दिया है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम को फ्रिक्शन किधर देगा? नीचे। दिस इज μ1 n। आपका होमवर्क ये भी है, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना। यहीं पे ना सब कंफ्यूज हो जाओगे कौन किस पे है। ठीक है, बना लूं एक बारी फिर से। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम देखो इधर ध्यान से। ये कैपिटल एम है ऐसे, दिस इज कैपिटल एम। क्या क्या फोर्सेज हैं? रस्सी का टेंशन इधर से डाउन, रस्सी का टेंशन इधर से राइट, रस्सी का टेंशन यहां से T, वेट इसका mg नीचे, टेबल से नॉर्मल फोर्स n1 ऊपर, ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स बैक साइड। इसने स्मॉल m को फ्रिक्शन ऊपर दिया, तो स्मॉल m ने इसको फ्रिक्शन नीचे दिया, दैट इज μ1 n। और फ्रिक्शन फोर्स पीछे μ2 n, इसको 2 कर दो, n2। ये अब कोई फोर्स रह तो नहीं गया? देख लो, पक्का? वेट आ गया इसका, टेबल से नॉर्मल फोर्स आ गया, यहां से नॉर्मल फोर्स आ गया, फ्रिक्शन आ गया, टेंशन आ गया, टेंशन ये। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अब आप अपने आप कर लेना। वर्टिकल फोर्सेस को कर देना बैलेंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन राइट साइड है, तो राइट साइड फोर्स माइनस लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू ma। क्लियर? नोट कर लो। कौन सा? ये n2। n बेटा लेफ्ट साइड है। स्मॉल m ने कैपिटल M को नॉर्मल फोर्स लेफ्ट दिया, कैपिटल M ने स्मॉल m को फ्रिक्शन ऊपर दिया था, तो स्मॉल m ने कैपिटल M को फ्रिक्शन नीचे दिया। ओके, ये दोबारा खुद से करके देखना एक बार क्वेश्चन को पूरा। ओके, नोट कर लो इसको अभी तो। हाँ जी बेटे, नहीं छोड़ दो, मत सॉल्व करो, जस्ट मेक इक्वेशंस एंड लीव इट। बाकी आप लोग ट्राई करोगे। एक और करते हैं, चलो 18th क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बेटे, ये टी भाई रस्सी है, तो यहां ये जो, एक मिनट, ये जो रस्सी का सेगमेंट है, ये रस्सी का सेगमेंट इसको नीचे खींचेगा पुली को, और इसको ऊपर खींचेगा, और ये वाला रस्सी का सेगमेंट इस पुली को लेफ्ट खींचेगा, इसको राइट। इस पे बेटा मैंने कहा तो ये पुली इस ब्लॉक का ही पार्ट मान के चलो, क्योंकि पुली मासलेस है, तो ये टी और ये टी एक्चुअली में पुली पे हैं, तो यू एज्यूम इट ये ब्लॉक पर ही है, क्योंकि पुली मासलेस है। अभी तो समझाया था वो स्मॉल m कैपिटल M रख के। नीचे वाली टेंशन बेटा, ये टेंशन रस्सी लगा रही है पुली पे, पुली इज मासलेस, सो अल्टीमेटली वो ब्लॉक पे ही है, क्योंकि ये पुली ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है ना, तो पुली पे जो फोर्स लगाओगे वो अल्टीमेटली ब्लॉक पे ही जाएगा।
ठीक है, बिकॉज पुली इज मासलेस, इसलिए। ऑफ कोर्स यार, पूरी तो कहानी सुनाई है कि पुली पे जो फोर्स है वो अल्टीमेटली ब्लॉक पर ही है, बिकॉज पुली इज मासलेस। ओके, ये एक और क्वेश्चन देखो, देन वी विल स्टार्ट दैट वर्क पावर एंड एनर्जी। 18th क्वेश्चन, फिगर शोज 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। बातें नहीं बेटे, 2 kg एंड 4 kg 30 डिग्री। ओके, देखो इधर क्वेश्चन, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg का, दिस इज 4 kg ब्लॉक। पीछे इसके रखा हुआ है ये 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। एंड इट सेज दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 kg ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज μ1 एंड बिटवीन द 4 kg ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज μ2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अगर μ1 है 0.2 और μ2 है 0.3, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3। तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताने हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। यार होगा भी तो क्या करोगे बताओ दक्ष, होगा भी तो नहीं बता दो। दोनों के बीच में अगर यहां पे म्यू हुआ भी, डू दे हैव एनी टेंडेंसी ऑफ मूविंग लाइक दिस? दे वांट टू स्लाइड डाउन। ये दोनों एक दूसरे को बस धक्का मारेंगे, दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग हियर। तो फ्रिक्शन है भी तो कोई फायदा नहीं है, लगेगा ही नहीं, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ना। ना ना मैं आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। पहले 2 मिनट आप सोच लो, हमें इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन ढूंढने हैं। μ1 यहां फ्रिक्शन है, μ2 सॉरी बेटा तुम तो 1 और 2 में ही फंसे रहते हो। 2 kg ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच μ1, 3 kg ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच μ2, ठीक है 0.3। मनस्वी होमवर्क किया नहीं किया? क्यों नहीं? हाँ अरे बेटा पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है कहीं भी आजकल के टाइम में। आप लोग बुक HCV अरेंज, आप मुझे बोलते मैं इमेजेस भेज देता, ये तो गलत बात है बेटे। आप और मैंने आपसे पूछा नहीं तो मतलब पूछा नहीं होता, आपने अभी तक बताया भी नहीं होता। नहीं बेटे गलत बात है, होमवर्क करना ही करना है। एनी आप किसी भी फ्रेंड को बोल सकते थे इमेजेस भेज दो, ऐसे नहीं बेटे। होमवर्क आई विल चेक स्ट्रिक्टली। अगली क्लास में ये 10 के 10 एग्जाम्पल नीटली सॉल्व मुझे चाहिए आपसे, ठीक है। अपना काम आप लोग करके, HCV के लिए भी आप लोग एक सेपरेट रजिस्टर रख सकते हो, एक NCERT बुक के लिए सेपरेट रजिस्टर रख सकते हो। शीट्स आप लोग शीट्स पे ही सॉल्व करके फोल्डर में संभाल के रखो। NCERT के लिए इट्स बेस्ट आप सेपरेट एक रजिस्टर ही रखो, सो दैट एग्जाम टाइम में कभी भी रिवीजन, क्योंकि 15 चैप्टर है, आराम से रजिस्टर भर जाएगा 15 चैप्टर में। यस तुम बताओ ना, सोचो। देखो tan 30 कितना है? tan 30 डिग्री है 1/√3, दैट इज 1/1.732। अप्रॉक्स कितनी आएगी वैल्यू? काफी ज्यादा है, पॉइंट हटाओ, 1.7 ले लो रफली, 0.0 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 0.6 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए भी नहीं। तो यार ये tan 30.6 बहुत बड़ा है μ1 और μ2 से, तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक नीचे स्लाइड होना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये मान लो यहां पे इनका फ्रिक्शन होता 0.7 और ये 0.8, तो पड़े रहते दोनों, चलते ही ना। अगर इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है और तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, अपने आप ही उनके वेट की वजह से वो स्लाइड होना चाहते हैं, तो चेक दिस। टेंशन वेंशन आ गया ना रस्सी का, फिर ये चेक नहीं करना, फिर चेक करना ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, अपोजिंग फोर्सेस क्या है, उस तरह से चेक करना। समझ गए? सो यहां पे ये दोनों ब्लॉक्स अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज यहां फ्रिक्शन कम है, तो तेज कौन भागना चाहता है?
2, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन कम है, तो 2 kg वाला ब्लॉक तेज भागना चाहता है, बट उसके आगे तो 4 है, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों इकट्ठा नीचे आएंगे। तो 2 नेचुरली तुम और तुम्हारा दोस्त भाग रहे हैं, तुम पीछे और तुम तेज भाग सकते हो, तो तुम उसको धक्का मारोगे ना। लेट्स से वो तेज भाग सकता है तो वो तो निकल जाएगा ना आगे, समझ गए। तो इस केस में क्योंकि 2 kg ब्लॉक तेज जाना चाहता है, तो इसलिए 2 kg वाला 4 kg को पुश करेगा। तो इस क्वेश्चन में आप दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लो, तो दोनों को एक सिंगल बॉडी मानोगे तो नीचे की ओर फोर्स क्या आएगा, 4g sin 30 प्लस 2g sin 30। भुवनेश ध्यान देना, मैंने दोनों को सिंगल बॉडी माना है, इसलिए दोनों के बीच के नॉर्मल फोर्स को यहां कंसीडर नहीं करूंगा मैं। ओके, 4g sin 30 प्लस 2g sin 30 माइनस μ1 इंटू 2g cos 30 माइनस μ2 इंटू 4g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 6a। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आई बात। दोनों सिंगल बॉडी की तरह चलेंगे क्योंकि पीछे वाला तेज भागना चाहता है। इन केस यहां से आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इन केस आपको सर इनके बीच का नॉर्मल फोर्स ढूंढे तो ढूंढ लो, नॉर्मल फोर्स ढूंढना है। अब आप 2 और 4 में से किसी भी एक को अपना सिस्टम मान लो, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप करके देखना। सिर्फ 4 kg को अगर सिस्टम लेंगे क्या इक्वेशन आएगी, दक्ष बेटे बताओ। 4g sin थीटा नीचे, 2 का 4 पे नॉर्मल फोर्स भी नीचे, μ2 इंटू 4g cos 30 ऊपर इज इक्वल टू 4a। a यहां से मिल चुका है, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सोनी बेटे बोलना एक बार फिर से, क्या इक्वेशन आएगी 4 kg की, बोलो बेटे। 4g sin थीटा नीचे, नॉर्मल फोर्स भी नीचे 2 का 4 पे, और μ2 इंटू 4g cos थीटा ऊपर, दैट इज इक्वल टू 4a। क्लियर है कि नहीं। नॉर्दम 2 kg की इक्वेशन बोलो जरा, अकेले 2 kg की। 2g sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर और नॉर्मल भी ऊपर। हाँ, 2 का 4 पे नीचे, 4 का 2 पे ऊपर, दैट इज इक्वल टू 2a। तो अगर मैंने आपसे इन दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स पूछा तो किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर देना। अभी ठहर जाओ, आ रहे हैं, पहले ये हो गया क्लियर, वो भी आ रहा हूं उस पे। इट्स ओके, ये ओके है। अब मेरी बात सुन लो पहले, अगर ये 0.2 है, ये 0.3 है, अब बोलो राधिका बेटे क्या होगा। दोनों साथ में स्लाइड करेंगे क्योंकि दोनों के लिए tan थीटा म्यू से बड़ा है, लेकिन अब ये तेज भागना चाहता है तो भाग जाएगा, कौन रोक सकता है इसको। आगे वाला बंदा तेज भागना चाहेगा तो कोई रोक नहीं है ना, तो ये निकल जाए। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा दोनों के बीच, खत्म, है ही नहीं कांटेक्ट। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, g sin थीटा माइनस μ2g cos थीटा, इसका g sin थीटा माइनस μ1g cos थीटा। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो आगे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कम है तो बेटा वो तो तेज भाग जाएगा ना, और फिर तो कांटेक्ट ही नहीं रहेगा दोनों के बीच। समझ गए पार्थ, बढ़िया है क्वेश्चन, एंजॉय कर पा रहे हो, नहीं मुसीबत है, आने चाहिए ये सारे। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करे हैं सब अच्छे क्वेश्चन थे। आपका होमवर्क है ये, इनको दोबारा खुद से देखो, इनको खुद से देखो नहीं करो, देखना नहीं है ऐसे। अच्छा बढ़िया है, फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया, सॉल्व करना अपने खुद से। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हल्की सी कोई मिस्टेक हो रही है देन यू कैन चेक कि यार मैं कहां गलत चला गया। इट्स ओके, नोट कर लो बेटे। 2 बोलो, हाँ 2 बताओ। तुम मतलब वर्क पावर एनर्जी आज शुरू नहीं होने दोगे। आप पूछो पूछो राघव, कोई डाउट नहीं, करे नहीं। HCV आगे करने अब कल के एग्जाम के बाद, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 वो ना एक अच्छा कर लेते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो, सुनो इसकी कहानी तुम लोग सोचो, एथलीट हो तुम क्या कोई भी है, आप जब भागना शुरू करते हो यू आर एक्सेलरेटिंग। यार तुमने भागना शुरू किया, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है ना। 1 मिनट सर, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है ना,
यानी एक्सेलरेशन किधर है, कौन दे रहा है, ग्राउंड का आपके पैरों पे फ्रिक्शन, क्योंकि आप ग्राउंड पे फोर्स किधर लगा रहे हो, पीछे। ना भागते भागते तुमने फुल स्पीड पकड़ ली, रेस खत्म हो गई। अब तुम वो तो हो नहीं लाल सिंह चड्ढा में जो आमिर खान था, याद है, भूल गए, वो रुकता नहीं है ना रेस खत्म होने के बाद। अब नहीं देखी है तो उसको नहीं पता लगेगा, जाने दो। हाँ, वो मैंने नहीं देखी होगी। सो एनीवेज, आप अब रेस कंप्लीट, यू वांट टू स्टॉप नाउ, तुम्हारी स्पीड है एंड यू आर स्लोइंग डाउन, तो एक्सेलरेशन किधर है, पीछे। कौन दे रहा है, आप अब ग्राउंड पे भागते भागते रुकना चाहते हो, आपके पैरों से ग्राउंड पे फोर्स आगे जाता है तो फ्रिक्शन पीछे आता है। ठीक है, मिसकंसेप्ट हो जाते हैं बेटा, कम यही तो चीजें सीखनी है ना। आप जब सोचेगा आपका दिमाग खुद से, फिजिक्स या मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट बेटा, ऐसा नहीं है कि टीचर आपके दिमाग में बस इंफॉर्मेशन भरता जाए आप उसको ग्रैस्प, आपका अपना दिमाग जब तक नहीं चलेगा चीजों को सोचने में, ग्रोथ नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। और आजकल ये पिछले कोरोना वाले टाइम का तो बड़ा आसान हो गया, वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, डन हो जाएगा। जहां हेल्प की जरूरत है देखो आप, अदरवाइज अपना दिमाग चलाओ, सोचो चीजों को। बोलो। हाँ हाँ, बस इंक्लाइन पे ही मोशन डिस्कस करना है कार का। अ कार इज गोइंग एट ए स्पीड, सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी, वहां भी फंस जाते हैं बच्चे सॉल्व करते हुए। 16th क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। इधर ध्यान दो बेटे, 16th, बाकी भी जो इसके क्वेश्चन है आप सोचना अगली क्लास में, मतलब थोड़ा बहुत वर्क पावर एनर्जी और जब हम पढ़ लेंगे, जो भी डाउट्स है वी डिस्कस दैट। अ कार, स्प्रिंग फोर्स भी बताना है। अ कार इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर। सो पहले तो ये 21.6 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6, पक्का 6 मीटर्स पर सेकेंड। सो एक कार है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है, आगे जाके इंक्लाइन आ गया एंड द एंगल इज 30 डिग्री। इस तरह से ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन का एंगल है 30 डिग्री। ये कार है यहाँ पे, दिस कार इज देयर गोइंग एट 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 1/2√3, शो दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये कार इस इंक्लाइन पर आई, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 6, ड्राइवर ने ब्रेक मारी। कहता है प्रूव दैट ड्राइवर जितनी मर्जी जोर से ब्रेक मार ले, कार जब नीचे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड 10 या उससे ज्यादा ही होगी। ठीक होगा क्या, ये नीचे आएगा हाउ मच, mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1/2√3। इसको जरा हल्का सा राउंड ऑफ करके वैल्यू कितनी आ रही जरा बता दो। नहीं 1 मिनट, अच्छा बाद में कैंसिल आउट होगा कुछ, चलो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। mg साइन 30, सुनना मेरी बात गौर से, इंक्लाइन देखते ही वैसे इतना 30 डिग्री का स्टीप तो ब्रेक अपने आप लग जाएगी आपसे पूरी, है ना, बट फिर भी मानो आप समझदार थे, यू आर एंजॉयिंग इट, आपने हल्की सी ब्रेक मारी, हल्की सी ब्रेक मारोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कम आएगा, F, है ना। उसने पूरी हार्ड ब्रेक लगा दी, एकदम एकदम पूरी फुल ब्रेक मार दी, तो फिर फ्रिक्शन मतलब एकदम टायर सोचो कि रोल होना ही बंद। जब आप एकदम देखो, जब आप ब्रेक मारते हो तो जो भी ब्रेकिंग सिस्टम है वो टायर को घूमने से रोकता है, कार को स्लाइड होने से कौन रोकता है, फ्रिक्शन। यार तुम एकदम स्मूथ सरफेस पे ब्रेक मार दो, फ्रिक्शन तो आएगा ही नहीं। आपने जो कार पे ब्रेक मारी है, आपने जो कार को रेस दी है, वो सिर्फ टायर को घुमाता है। आप रेस देते हो तो कार का इंजन टायर को घुमाता है, कार को चलाता कौन है, फ्रिक्शन। आप स्मूथ सरफेस पे जितनी मर्जी रेस दे दो, कार का टायर तो घूमता रह जाएगा, आगे कहां चलेगी कार। इसने हार्ड ब्रेक लगा दी, एकदम एकदम हार्ड ब्रेक, सो दैट व्हील जो है एकदम जाम हो गया, घूमेगा नहीं, बिल्कुल घूमेगा नहीं ना, स्लाइड तो कर जाएगा।
तो उस वक्त फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा, मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि अब स्लाइडिंग होगी ना। गौर से सुनना मेरी बात, जब हम कल को जाके रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना, तो जब एक टायर ऐसे रोड पे चल रहा होता है ना, तो देखो टायर तो आगे चल रहा है, लेकिन टायर का वो पॉइंट, जैसे मेरा हाथ का थंब, ये जो कांटेक्ट में होता है ना, यहां स्लाइडिंग नहीं हो रही होती, तो फ्रिक्शन कैसा लगता है, स्टैटिक। आप भी ग्राउंड पे चल रहे हो, आपके पैरों और जमीन के बीच फ्रिक्शन स्टैटिक है, आप पैर रगड़ रगड़ के नहीं चल रहे हो, फ्रिक्शन स्टैटिक है। यहां पे इसने हार्ड ब्रेक मार दी, हार्ड ब्रेक मार दी, तो अब ये टायर घूमना ही बंद, अब ये टायर फिसलेगा, अब फ्रिक्शन काइनेटिक, म्यू के एन, उसने म्यू सेम दे रखा है, चाहे म्यू के चाहे म्यू एस। जरा चेक करो तो mg sin 30 की वैल्यू कितनी है, mg sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, mg/2। जरा चेक करो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, एन कितना है, mg cos 30 डिग्री है, म्यू की वैल्यू कितनी है बेटे, 1/2√3 इंटू mg इंटू cos 30 कितना है, √3/2, √3 गया, ये कितना आ रहा है, mg/4। तो भाई साहब आप ये इंक्लाइन इतना ज्यादा स्टीप है कि तुम हार्ड ब्रेक्स भी मार दोगे, इवन देन कार एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि mg sin थीटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है, म्यू एन की वैल्यू mg/4 आ रही है। तुम जेंटल ब्रेक मारोगे, टायर रोल करेगा, टायर रोल, फ्रिक्शन उस वक्त यहां पे क्या लगेगा, F। ये मत कहना सर स्लाइडिंग हो रही है, कार तो नीचे जा रही है, तो फ्रिक्शन म्यू के एन क्यों नहीं ले रहे, भाई कार का टायर है, टायर अगर ऐसे रोल करता करता नीचे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है उस पे। तो खैर यहां पे उसने इक्वेशन खत्म ही कर दिया, उसने कहा हार्ड ब्रेक्स, हार्ड ब्रेक्स मतलब टायर का घूमना बंद, अब स्किडिंग। तो हार्ड ब्रेक्स भी लगाने पे कार को आप नीचे एक्सेलरेट होने से रोक ना पाओगे। तो फोर्स कितना लगेगा नीचे, mg/2, ऊपर कितना, mg/4। तो क्या आ जाएगा, mg/2 माइनस mg/4 इज इक्वल टू व्हाट, ma, m कैंसल, एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/4, g की वैल्यू कितनी ली हुई है यहाँ पे, 10। सो ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ यहाँ पे कुछ दी है 12.8 मीटर लॉन्ग। सो अब यहाँ पे कार पहुंची नीचे, नीचे पहुंचने पे स्पीड v है, ये डिस्टेंस दे रखी है 12.8, क्या करोगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, स्पीड आ जाएगी। तो ये होता ही है, इंक्लाइन ज्यादा स्टीप है, तुम जितनी मर्जी ब्रेक मार लो कार तो भागेगी ना, क्योंकि वेट का कंपोनेंट फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से भी बड़ा है, तो ये कार रुकेगी नहीं अब। ओके, नोट कर लो। यस बेटा, तुमने हार्ड ब्रेक मार दी, हार्ड ब्रेक मार दी, तो अब टायर घूमना बंद, नाउ यू ट्रीट इट एज अ ब्लॉक, क्योंकि टायर अब घूमेगा नहीं, ये फोर्स ले जाना चाहता है नीचे, तो टेंडेंसी है टायर्स की स्लाइड होने की नीचे, तो फ्रिक्शन ऊपर। ना ना, इस केस में ऊपर, ये मैं रोटेशन में समझाऊंगा, अभी सोच नहीं पाओगे, रोटेशन में हम बात करेंगे इसकी। 12.8 मीटर, v² इक्वल टू u² प्लस 2as अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। गाड़ी कितनी तेज, ये कब होता है कि यहाँ पे ब्रेक मारो तो उड़ जाती है, ये कौन ऐसे कैसे भाई, ये देखो ऐसा हो सकता है यहां से बहुत तेज आ रहे थे तो यहाँ पे जंप कर जाए बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड, वो एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस विल कम। यहां से तुमने एक डिस्क को ऐसे v स्पीड से और ऐसे रोल करके चला दिया, एक डिस्क को यहां से रोल करके, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, बड़े आराम से रोल कराओ, कॉइन ले लो, कॉइन को बड़े प्यार से रोल कराओ, हो सकता है रोल करते 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 यहां से आराम से रोल कर जाए। एंड कॉइन को या बॉल ले लो, तेज रोल कराओ, ये हो सकता है यहां से जंप मार जाए, वो क्वेश्चन हम करेंगे रोटे बेटे नंदिनी, आपस में डिस्कशन नहीं, यहाँ पे बेटा रोलिंग चल रही है, अब जंपिंग हो रही बॉल की, तुम इधर ध्यान दो। सो कार पे आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगा लो, दिस कार विल नॉट स्टॉप बिकॉज mg sin थीटा ग्रेटर है। क्लियर है एकदम। स्प्रिंग फोर्स भी अब पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि अब
वर्क पावर एनर्जी अगली क्लास, तो शीट तो कर नहीं पाओगे फिर आज, वो तो मैंने सोचा था वर्क पावर एनर्जी करके, कोई बात नहीं है, इसके क्वेश्चन ही करो अगली क्लास में। जिनका भी एग्जाम नहीं है स्कूल का, जैसे मनस्वी आपका नहीं है, तो ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ये मुझे 15 तक तो क्लियर दिखने चाहिए सबके पास। HCV के लिए आप इट्स बेटर अलग रजिस्टर ही रखो, NCERT के लिए अलग रजिस्टर रखो, 2 बस होमवर्क वाले, बाकी शीट्स का काम या बुकलेट वाला काम वो आप शीट्स में कर सकते हो, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन तो बेटे दिखने चाहिए, बहुत कम कर दिया मैंने काम। एग्जाम्पल तो आप करोगे नहीं क्योंकि चेक तो मैं 15 क्वेश्चन करूंगा, तो कोई बात नहीं बेटे, 15 क्वेश्चन ये करना और एग्जाम्पल्स अगर आप कर सको अपनी तरफ से तो इट्स गुड। बट ये 15 क्वेश्चंस पहले तो मैं सबके चेक करूंगा, होने चाहिए। और जिन्होंने कर रखे हैं 15, ये नहीं कि अब आप 2 दिन कुछ ना करो, आप और आगे क्वेश्चंस खत्म करो, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन के करो, इसके भी मैं 1-2 और देखता हूं, कर सकते हैं तो करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, राइट, स्प्रिंग फोर्स। देखो इधर बेटे ध्यान से, ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक का मास m, स्प्रिंग का एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट k। बताता हूं अभी इसको क्या। फिलहाल ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, आपके बॉल पेन में स्प्रिंग होगा, टिक टिक वाला पेन है तो दैट स्प्रिंग उतना कमजोर सा स्प्रिंग भी हो सकता है, और अगर आप कोई ट्रेन देखो, ट्रेन की बोगी के नीचे काफी ह्यूज बड़ा सा स्प्रिंग भी होता है, देखा है कभी, गौर किया है, ठीक है। कभी मौका ऐसे कहाँ मिलेगा, तो कार के नीचे ही देख लेना, कार के, मोटरसाइकिल में तो देखा होगा, शॉकर जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो स्प्रिंग काफी ह्यूज भी हो सकता है, स्प्रिंग काफी मजबूत सा भी, पेन का स्प्रिंग जैसा भी, तो ये ठीक ठाक सा स्प्रिंग है। हमने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में नहीं जाना जहां पे आप बोलो कि सर स्प्रिंग को मैंने पूरा ऐसे खींच के तार ही बना दिया, बेचारे को इतना खींच दिया कि इसकी अब वापस आने की टेंडेंसी ही नहीं बची। पेन के स्प्रिंग में आप ऐसा कर सकते हो, खींच दो पूरा कस के उसको, तो ऐसा नहीं करना। हम स्प्रिंग को उतना ही पुल करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है टू अटेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, यही प्रॉपर्टी होती है ना। स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे, क्या होगा, ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, इसको खींचोगे तो भी ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। सो इन एनी केस स्प्रिंग चाहता है कि मैं अपनी नेचुरल लेंथ पे रहूं। अगर ये स्प्रिंग इस वक्त अपनी नेचुरल लेंथ में है तो ये इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, नथिंग, ये ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। अब मान लो आपने इस ब्लॉक को धीरे धीरे पुल करके ये स्प्रिंग थोड़ा सा एलोंगेट हो गया, यहां ले आए, ठीक है। तो जो स्प्रिंग में अब जो फोर्स आएगा, पहली बात तो ये फोर्स कैसा आएगा, पुल, ये आप इमेजिन कर सकते हो बड़े आराम से। अब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को खींचेगा, कितने फोर्स से, वो जो भी फोर्स आएगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फोर्स एग्जर्ट करता है, पुल या पुश, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट बाय विच इट इज elongated from its natural length or compressed। इसको इसकी नेचुरल लेंथ से तुम जितना स्ट्रेच कर दोगे या कंप्रेस कर दोगे, ये उसी के प्रोपोर्शनल फोर्स देगा, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट के। के की यूनिट क्या आएगी बेटे, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी इसकी वैल्यू कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 40 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर x इक्वल टू 1 है, f की वैल्यू k हो जाएगी ना। तो मैं आपसे कहूंगा यार एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करो, दक्ष बेटे डिफाइन करो, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करो, तो आप कहोगे एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट is numerically equal to the force exerted by the spring if that spring is compressed or elongated by 1 meter। डेफिनेशन ऐसे बनेगी ना, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली उस फोर्स के बराबर है जो वो स्प्रिंग अप्लाई करेगा जब उस स्प्रिंग को आप 1 यूनिट एलोंगेट या कंप्रेस करो, ठीक है। दिस इज द वे वी क्रिएट डेफिनेशंस।
रट्टे नहीं मारने हैं, ऐसे बस ध्यान रखना आपने, ऐसे बस ये अब इसको अपनी वर्डिंग में आप लिख लोगे एग्जाम्स में, ठीक है, नोट करो इसको। हाँ जी बेटे, 1 मीटर यूनिट लेंथ, के की यूनिट न्यूटन पर मीटर, सॉरी बेटे मैं सोचा वो यूनिट डिस्टेंस को पूछ रहे हो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर, के की यूनिट आएगी, वो तो यहाँ से साफ दिख रहा है, पीयूष क्यों रहे थे मेरे से, यहाँ से साफ यार, ये फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऐसे ही मस्ती, देखो बहाने मत किया करो तुम लोग ना, एफर्ट नहीं मारते हो, रीजन तुरंत, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा पढ़ के आ गए, अब इसको देख के तुम के की यूनिट नहीं बता रहे हो, गलत बात है ना, जरा बताना तो, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, प्रेशर वॉल्यूम, ए की यूनिट क्या होगी, आगे पढ़ते जाओ, पीछे सब साफ एकदम ऑल क्लियर, ए की यूनिट सेम एज द यूनिट ऑफ पीवी स्क्वायर, सेम एज द यूनिट ऑफ पीवी, भाई इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, सो ए बाय वी स्क्वायर की यूनिट वही होनी चाहिए जो प्रेशर की है, तो ए की प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर, तो बेटा ये बता दे क्या है, ऐसे यार तुम लोग रटने वाले हिसाब से, मतलब टेस्ट जरूरी है बहुत पूरा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी है ना, एनीवेज लिख लेना, यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर, और ये भी लिख लो, स्प्रिंग कांस्टेंट is numerically equal, spring constant is numerically equal to the force exerted by a spring when it is stretched or compressed by 1 meter. Spring force is numerically equal to the force exerted by a spring when it is stretched or compressed by 1 meter. कंप्रेशन पे भी ठीक है, पुल करेगा, कंप्रेस करोगे तो पुश करेगा, ठीक है। ये सिचुएशन है, जैसे ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग लगा है, इधर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से 40 न्यूटन पर मीटर, ब्लॉक का मास है मान लो 5 kg, इधर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक, ये स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं, 40 न्यूटन पर मीटर, 50 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक फिलहाल ये दोनों स्प्रिंग्स अपनी अपनी नेचुरल लेंथ में, मैंने इस ब्लॉक को यहां से 5 सेंटीमीटर राइट को डिस्प्लेस करा, 5 सेंटीमीटर्स छोड़ दिया, द मोमेंट आई लीव इट, ठीक उस वक्त इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि इस केस में पता है क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बदलेगा, जब आप इसको 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके यहां से छोड़ोगे, जब वापस आएगा तो स्प्रिंग के कंप्रेशन और एलोंगेशन चेंज होंगे ना, तो स्प्रिंग का फोर्स बदलेगा ना, और फोर्स बदलेगा तो बच्चे एक्सेलरेशन भी बदलेगा। तो अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा है और मोशन में है तो स्प्रिंग की लेंथ बदल रही है तो स्प्रिंग का फोर्स भी बदल रहा होगा, सो इट इज अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर मत लगाते फिर ना, ठीक है। तो फिलहाल माय क्वेश्चन इज, इस वक्त दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसको 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके मैंने यहां से छोड़ दिया, ठीक उस वक्त जब मैंने छोड़ा इसका एक्सेलरेशन बताओ, क्वेश्चन लिख लो। At the given instant, both springs are at natural length. At the given instant, both springs are at natural length. Now 5 kg block. Now 5 kg block is displaced by 5 centimeter towards right. Is displaced by 5 centimeters towards right and released.
Find its acceleration just after release. Find its acceleration just after release. देखते हैं बेटे लक्ष्य। ऋषभ आया बेटा आंसर? करो करो बताओ, इजी है। हाँ 5 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना, 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं 5 सेंटीमीटर इसको राइट को आरव बेटे डिस्प्लेस करके छोड़ा है। ठीक उसी वक्त बताना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेशन बदल जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स बदल जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है हमें, ठीक है। सो जब आप इसको, हाँ जी बेटे देखते हैं, जब आप इसको यहां से 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करोगे, ये वाले स्प्रिंग में 5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन आएगा, तो ये वाला स्प्रिंग इधर की ओर कितना फोर्स देगा? F1 पुल्ड है ना, खींचेगा। ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो ये वाला स्प्रिंग इधर की ओर धक्का मारेगा, ये भी पुश करेगा इधर, यानी दोनों स्प्रिंग का फोर्स एक ही साइड आ जाएगा। ये खींचेगा और वो धक्का मारेगा। दिस फोर्स इज हाउ मच? F2। F1 कितना आएगा? F1 आएगा 40 इंटू 0.05, ये कितना आ गया? 2 न्यूटन। F2 कितना आ रहा है? 50 इंटू 0.05, 2.5 न्यूटन। और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2 बाय मास। मास कितना है? 5। सो 2 प्लस 2.5, 4.5 बाय 5, दैट इज 0.9। गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, दोनों स्प्रिंग्स का फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? हटा दूं? था क्या? तो अपने आप कर लोगे बेटा। राघव, स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव हो सकता है, जैसे ग्रेविटी कभी इंपल्सिव नहीं होता। इंपल्सिव कौन बनता है फोर्स? जो एकदम से ह्यूज होके खत्म हो सके, नॉर्मल फोर्स। बैट और बॉल टकराते हैं तो वो नॉर्मल फोर्स ही होता है। आप बॉल पे बैट पे बॉल को चुपचाप रख दो ऐसे, तो दैट विल बी नॉर्मल फोर्स। बैट और बॉल का कोलिजन होगा जब, तो वही नॉर्मल फोर्स है, बट इट बिकम सडनली स्ट्रांग, तो वी कॉल इट इंपल्सिव। फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकता है, टेंशन फोर्स इंपल्सिव हो सकता है, रस्सी का टेंशन एकदम से झटका मारो ऐसे, इंपल्सिव हो सकता है। ग्रेविटी कभी नहीं, स्प्रिंग फोर्स कभी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ जब तक नहीं बदलेगी स्प्रिंग फोर्स ही नहीं बदलेगा। तो स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी इंपल्सिव, एकदम से ह्यूज फिर खत्म, ऐसा नहीं होगा। लिख लो, बताया हुआ है ना। एज स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज सडनली, सो इट कैन नेवर बी इंपल्सिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्प्रिंग है, एलोंगेटेड है। ये एक ब्लॉक है, कंप्रेस्ड है। ये ब्लॉक दो स्प्रिंग्स के साथ अटैच्ड है, ठीक। जी की वैल्यू 10 लेके चलना। अगर मैं इस स्प्रिंग को कट करूं, ये वाले स्प्रिंग को यहां से मैंने कट, ठीक है, थोड़ा मुझको सोचने दो, मैं क्वेश्चन क्रिएट कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको अगर हमने कट किया, फिलहाल ये इक्विलिब्रियम है। इसको अगर तुमने कट किया तो ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे भागेगा। इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इज 3। समझ गए? बजाय इसको कट करने के अगर इसको कट करते तो फिर इसका एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कट क्या होता? इफ वी कट अपर स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कट ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 3 डाउन। इफ इंस्टेड ऑफ अपर, if we cut lower spring, what will be its initial acceleration? देख लो, आराम से सोच लो, फिर तुरंत आंसर देते हो। पहले भी तुमने दिया था तुरंत आंसर, एक सही था वो। If the block shown is in equilibrium,
The block shown is in equilibrium. If upper spring is cut, its initial acceleration is 3 meter per second square downwards. If upper spring is cut, its initial acceleration is 3 meter per second square downwards. If instead of upper spring, we cut lower spring, then find its acceleration. करो ट्राई. कुछ गिवन नहीं है ना, जरूरत पड़ेगी बेटे. ये क्वेश्चन में गिवन है कि शुरू में ये ब्लॉक रेस्ट पे था. अपर स्प्रिंग को कट करते ही इसका एक्सेलरेशन अनिकेत बेटे ध्यान दो कितना आ रहा है, 3 अप. तो लोअर को कट करते ही इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? अभी तो सवाल पूछा बेटे, जरूरत नहीं है उसकी. अगर होता तो मैं बताता बच्चे. सोचो, ट्राई करो. हाँ, निर्भय क्यों नहीं आई? ऑनलाइन है. ईशान बेटे ऑफलाइन आया करो. अर्शदीप देखो कल तुम आए, आज फिर गायब. जिस दिन 2 क्लासेस हैं अर्शदीप, उस दिन तुम ऑफलाइन आ जाते हो ऑनलाइन. _ अर्शदीप _ बोलो कुछ. बट कुछ नहीं बोलना तुमने. बताओ. ऋषभ करो बेटे, सॉल्व करो. जी बेटे, mg भी है वहां पे. इन 2 स्प्रिंग्स फोर्स के अलावा mg भी तो है, वेट उसका, वो भी काउंट करो. और वो वेट क्या एक्सेलरेशन देना चाहता है? 10 का mg. अगर अपर स्प्रिंग हटाया तो ये 3 से नीचे भागेगा. यही बोला ना मैंने, 3 से डाउन. सेवन से अप या डाउन. देखो इधर कर लो. सोचो, लॉजिकल सा क्वेश्चन है. गुरफरमान सोचो बेटे, ट्राई करो. यस, 13 अप. देखो इधर, ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है, ये फोर्स ऊपर दे रहा होगा, F1 मान लो. kx की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, 7 आएगा. F1, इसका वेट नीचे है mg. ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो ये भी फोर्स ऊपर दे रहा होगा कितना, F2. फिलहाल दोनों स्प्रिंग है, तो फिलहाल ये दोनों फोर्सेस मिलके F1 ऊपर F2 ऊपर इस mg को संभाल रहे होंगे. सो दिस F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू mg. यही है ना सिचुएशन, F1 प्लस F2 इज mg. अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने ये ऊपर वाले स्प्रिंग को काट दिया, तो इसको हटा दिया तो F1 गया ना. ये पहली कंडीशन है, F1 और F2 मिलके mg के बराबर. कह रहा है ऊपर वाले स्प्रिंग को हटा दिया तो मतलब F1 गया, स्प्रिंग का कनेक्शन ही नहीं रहा ब्लॉक से. तो फोर्स क्या बचेगा, F2 ऊपर और mg नीचे. तो डेफिनेटली mg तो F2 से बड़ा है ना, क्योंकि F1 और F2 मिलके mg के बराबर थे. तो अगर आप mg को हटाओ, सॉरी F1 को हटाओगे, mg नीचे F2 ऊपर, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, mg माइनस F2 इज ma.
ये आ जाएगी m, g की वैल्यू कितनी है 10 माइनस F2 इज m टाइम्स एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3 डाउन, तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m इंटू 7 और F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m इंटू 3। ये F2 की वैल्यू m इंटू 7 यहाँ रखो, F1 आ गया m इंटू 3। मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की यहाँ जरूरत ही नहीं है K1x K2x वगैरह की। अब देखो, अब ये इक्विलिब्रियम में है, अब कह रहा है नीचे वाला स्प्रिंग हटा दिया, नीचे वाला स्प्रिंग हटा दिया तो नेट फोर्स क्या बचेगा mg माइनस F1। सो अब क्या मिलेगा mg माइनस F1 इज ma, सो दैट इज m इंटू 10 और F1 कितना था m इंटू 3 दैट इज ma। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका 7 डाउन। ओके, सीधी सी बात है बेटे, ये ऊपर और नीचे वाले दोनों स्प्रिंग मिलके ना थोड़ा थोड़ा इसका वजन संभाल रहे थे, सिचुएशन ऐसी थी। मतलब ऐसे सोचो, ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाना चाह रहा था, इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इसने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसने 7 मिला के रोक दिया। 7 3 m इंटू 7 m इंटू 3, ये कितना फोर्स एक्सेलरेशन देना चाह रहा था 7 का, ये 3 का। अब तुम कह रहे हो ये हट गया, F1 हट गया तो बचा क्या 10 डाउन 7 अप तो 3 डाउन, F2 हट गया तो बचा क्या 10 डाउन 3 अप 7 डाउन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है आपके सामने, आपने ऐसे प्रॉपर आराम से डायग्राम्स बना के सोचना है। ठीक है, टाइम है कुछ इंटरेस्टिंग। स्प्रिंग फोर्स में यही है, अभी स्प्रिंग एनर्जी भी आएगी, वो वर्क पावर एनर्जी में आता है। स्प्रिंग फोर्स में इतना ही है कि kx। अब क्वेश्चंस इस पे आएंगे, आप प्रैक्टिस करना एक बारी। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं लॉज ऑफ मोशन का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं सब, आप बुक वगैरह रहने दो, आई विल एक्सप्लेन। अच्छे से समझना बेटा, अगली क्लास में जो चैप्टर शुरू होगा वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड फिर रोटेशन, बातें नहीं। इन तीनों चैप्टर्स में फिर ग्रेविटेशन आएगा। इन तीनों में ये जो फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहे हैं हम, ये सब की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कह रहा हूं ये सब चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। सिस्टम माना किसको है, सिस्टम मैंने माना है m1 प्लस m2 को, तो आपस का फोर्स नहीं लेना, तो ये सब सिली डाउट हट जाने चाहिए जल्दी। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये एक बॉक्स है हमारे सामने, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, वेइंग मशीन पे एक पर्सन खड़ा है। आप जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो जो वेइंग मशीन रीडिंग देती है वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स होता है। आपके दोस्त ने आके आपके कंधे पे हाथ रख दिया, नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा, वेट थोड़ा ना बढ़ गया आपका, नॉर्मल फोर्स बढ़ गया तो रीडिंग ज्यादा आएगी। तो ये बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन की रीडिंग यानी इस पर्सन और इस वेइंग मशीन के बीच नॉर्मल फोर्स। यहां पे एक ऐसे गैप है, एक रस्सी है यहां पे ऐसे, ऊपर यहां पर पुली अटैच्ड है और ऐसे, एंड दिस सिस्टम इज हैंगिंग इन एयर। पॉसिबल है ऐसा? तुरंत हाँ, कुछ कौन बनेगा करोड़पति थोड़ा ना खेल रहे हैं हम। ABCD ऑप्शन सर बी सही है, जहां सोचना ही ना पड़े। अरे भाई 2 मिनट, नो सर, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। अरे सोचो तो सही, क्यों नहीं पॉसिबल है? वाई यार, साइंस पढ़ रहे हो, हाँ ना जवाब देने से पहले थोड़ा सोचो तो फिर जवाब दो, क्यों नहीं पॉसिबल बताओ भाई। हाँ, स्प्रिंग कहां है, रस्सी रस्सी रस्सी, स्ट्रिंग, टी, रस्सी है ये पूरी। आप ये बॉक्स, ये मैन, पूरे को जरा एक सिस्टम मानो, पूरे को एक सिस्टम। हाँ, इस बंदे को रस्सी कस के पकड़नी पड़ेगी। सोचो इसने रस्सी को कस के पकड़ रखा है, कस के, सो दैट रस्सी इसके हाथ से फिसल नहीं पा रही, तो ये पूरा सिस्टम रुका रहेगा। इस पूरे सिस्टम का वेट आएगा, पर्सन का वेट नीचे, बॉक्स का वेट नीचे। मैं पर्सन और बॉक्स को सिस्टम मान रहा हूं, तो यहां से रस्सी का टेंशन टी ऊपर, यहां से रस्सी का टेंशन टी ऊपर, दोनों मिलके पूरे सिस्टम का वेट संभाल लेंगे। यहां पे जो 2T आएगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सिस्टम। पर्सन है 60 kg का, फिगर शोज अ पर्सन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। वेइंग मशीन नेग्लिजिबल मास की है,
बॉक्स का मास है 30 kg, पर्सन 60 kg, बॉक्स 30 kg, ठीक है। एंड इट सेज दैट द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली, समझा रखा है पूरा। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, रेस्ट पे कैसे रहेगा दक्ष बेटे, इसको कस के रस्सी पकड़नी होगी। 3 केसेस है, मेरी बात सुनना, 3 केसेस। क्या राधिका 3 केसेस बता पाओगे? देयर आर 3 केसेस हियर, 4 इनफैक्ट, 4। एक तो रस्सी को छोड़ दे, क्या होगा? जी एक्सेलरेशन से दोनों नीचे गिरेंगे। रस्सी को छोड़ दे, टेंशन खत्म, जी से नीचे। एक कमजोर बंदा है, कमजोर है बंदा, ग्रिप नहीं बना पा रहा रस्सी पे, भारी बहुत है लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बना पा रहा, तो रस्सी इसके हाथ से फिसल के ऊपर जाएगी। आप खुद को इमेजिन करो, आप रस्सी पे लटके हो, थक गए बहुत, थक गए तो रस्सी छोड़ मत देना, थक गए बहुत। तो आप थक गए बहुत तो क्या होगा, रस्सी आपके हाथ से ग्रिप लूज होगी ना, तो आप धीरे धीरे नीचे स्लाइड करोगे ना। तो यहां पर सपोज ये बहुत थक गया, तो क्या होगा, रस्सी इसके पकड़ा है इसने बट ग्रिप नहीं बना पा रहा है स्ट्रॉन्ग, तो रस्सी इसके हाथ से ऊपर जाएगी, तो ये पूरा सिस्टम किधर आएगा, नीचे। और एक केस है बस कस के पकड़ा हुआ है, कस के पकड़ा है इसने, ना नीचे ना ऊपर कुछ नहीं, तो उस केस में पूरा सिस्टम रुका रहेगा। और एक है ये खींच रहा है ऐसे कस के, ये खींचेगा ऐसे, उस केस में क्या होगा, पूरा सिस्टम ऊपर। समझ में आ रही है बात? इमेजिन करना है, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पर्सन को सिस्टम लेके एफवीडी बनाओ, खाली बॉक्स को लेके। बच्चे बड़े धुरंधर कहते हैं सर खाली बॉक्स कैसे, पर्सन तो अंदर है। वी कैन, मैं खाली बॉक्स को सिस्टम मान सकता हूं, ये किसने कहा पर्सन अंदर है तो उसको सिस्टम नहीं मान सकते? वी कैन। आप खाली बॉक्स को सिस्टम अपना मान सकते हो, वेइंग मशीन को बॉक्स का ही पार्ट मानना। लेट्स से दिस वेइंग मशीन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉक्स। खाली पर्सन को अपना सिस्टम मान सकते हो। क्वेश्चन इज, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो वेइंग मशीन पे रीडिंग क्या आ रही होगी? एक्चुअल में ये 60 kg का बंदा है और ये 30 kg का बॉक्स है। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो वेइंग मशीन पे रीडिंग यानी नॉर्मल फोर्स। करो, लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। कशिश है नहीं आज, नहीं तो खुश होती। तो एनीवेज करो सवाल। ऑनलाइन है या नहीं? कशिश बेटे आए क्यों नहीं आज? देखा कोई जवाब नहीं, ऑनलाइन का यही टैलेंट है। कोई बात नहीं। रिद्रीन आप भी नहीं आए बेटे आज? अच्छा ठीक है बेटे। हाँ जी, हाँ जी, रस्सी, पुली, वेइंग मशीन सब मासलेस, पर्सन 60 kg का, बॉक्स 30 kg का, एंटायर। ये क्वेश्चन नंबर है 39 लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। ओके कशिश बेटे। सो इफ द एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब नॉर्मल फोर्स पर्सन और वेइंग मशीन के बीच। कर लक्ष्य, सॉल्व कर बेटा, थक गए पढ़ पढ़ के। नॉर्मल फोर्स पूछा है यार, तुमने फ्री वर्ड डायग्राम तो कुछ राघव बनाया नहीं यार। करो करो, लास्ट क्वेश्चन है बस। मास एम, वेट एम जी यार। हाँ जी, हाँ यार गेम मत खेलो, मतलब आप लोग फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ, मैं वो चेक करूंगा। आप लोग 3 एफवीडी बनाओ, मेरे को आंसर नहीं चाहिए। 3 एफवीडी, ओनली पर्सन एज सिस्टम, ओनली बॉक्स एज सिस्टम, पर्सन प्लस बॉक्स। सॉल्विंग में मुझे किन्हीं 2 की जरूरत पड़ेगी, बट आप अपनी प्रैक्टिस के लिए तीनों एफवीडी बनाओ। टी एन, वेरी गुड, बॉक्स पे टी एन, वेरी गुड, सही तो बनाया बच्चे। और क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी t प्लस एन इज 60g, और यहाँ से आएगी t इज इक्वल टू एन प्लस 30g, वेरी गुड। तो n आया 15g, यानी रीडिंग आएगी 15 kg, मतलब 150 न्यूटन यानी 15 kg। मुझे सही लग रहा है, कैलकुलेशन में बस गड़बड़ ना हो, देख लेते हैं। वेरी गुड गुरनूर बेटे, आप बड़ा सही कर रहे हो।
आपको तो आईआईटी के लिए करना चाहिए था, नीट में कहाँ चले गए बेटा। FBD किसका है? पर्सन बॉक्स बताओ तो सही। गलत है। पर्सन, गौर से पर्सन को देखो, गौर से देखो पर्सन को, देखो ना कितना सुंदर बंदा सामने देखो, पर्सन को देखो, पर्सन के चारों तरफ जरा बाउंड्री चेक करो, कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट है उसका। रस्सी के साथ है, वेइंग मशीन के साथ नहीं है, तो 3 फोर्सेस नहीं आएंगे। पर कितनी बार सिखाया तुम लोगों को ये, तुम 2 फोर्सेस दिखा के बैठे हो आराम से। मतलब जिसको हम ढूंढ रहे हैं नॉर्मल फोर्स, तुमने वो दिखाया ही नहीं है यार। पर्सन को गौर से देखो ना, एक यहां पे कांटेक्ट है, एक यहां पे कांटेक्ट है, एक वेट, 3 फोर्सेस आएंगे ना। बनाओ बनाओ। 150 आ रहा है। टी अप एन अप दिस बॉक्स का FBD 2T क्यों? नो 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 नो, एक जगह पे वहां होल है, वो वाली रस्सी बॉक्स को टच नहीं कर रही, यहाँ पे गैप है, देखो इधर। अच्छा बेटा करो, नहीं वेरी गुड, यही चाहिए। आप एंथुजियास्टिकली खुद सोचो एंड आई एम टेलिंग यू डिफरेंस फिर आएगा, देखना। यही चीजें ना डिफरेंस लाती है, मतलब थोड़ी सी। अब जैसे आर्यन है, मतलब थोड़ा सा बेटा आई एम गोइंग पर्सनल, बट चलो मतलब ऐसे नहीं तुम्हारी कोई बेइज्जती करूंगा। इसका बड़ा भाई भी पढ़ता था, उसकी भी, मतलब वो ही बच्चे आगे सिलेक्ट हो जाते हैं जो खुद से करना चाहते हैं काम। मतलब कई बच्चों को तो इसी बात की बड़ी अर्जेंसी रहती है, सर सोल्यूशन भेज दो शीट के फटाफट हमें। वो भी पढ़ता था, वो भी ऐसे। और आर्यन सच्ची बोलो तुम उससे आगे चल रहे हो अभी, बढ़िया। तो खूब मेहनत करो, जाके बोलना मत उसको कुछ। तो वो भी आज वेल सेट है। तो वही अप्रोच दिखनी चाहिए, आपकी खुद से होनी चाहिए विलिंगनेस काम करने की। क्वेश्चन हुआ ना हुआ इज सेकेंडरी, आपने एफर्ट पूरा मारा, दैट मैटर्स। कोशिश पूरी करो। पूर्वा भी करती है वैसे ही काम, वेरी गुड। नहीं, क्वेश्चन से लड़ना होता है आपने, ये थोड़ा ना बस हो जाए क्वेश्चन फटाफट हमसे, हम एफर्ट ना करें। कोई बहुत कॉमन चीज हो गई, एफर्ट करे बिना ही बस हमें चीजें मिल जाएं। देखो इधर अब, हाँ आएगा बिल्कुल। पर्सन का FBD बनाएंगे। पर्सन रस्सी को नीचे खींचेगा ऐसे, तो पर्सन ने रस्सी पे किधर फोर्स दिया? नीचे। तो रस्सी ने पर्सन पे किधर फोर्स दिया? ऊपर T। पर्सन का वेट 60G और नॉर्मल फोर्स N। हम यही ढूंढ रहे हैं, N। जो N होगा वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। ओके, बॉक्स का FBD ओनली बॉक्स, क्योंकि पर्सन अंदर है बट आई एम नॉट टेकिंग इन द सिस्टम, तो पर्सन का बॉक्स पे जो फोर्स है वी मस्ट कंसीडर। हमारा सिस्टम कौन है? बॉक्स। तो पर्सन एक्सटर्नल हो गया ना, कंफ्यूज नहीं होना सर वो तो अंदर ही है। वी कैन, बॉक्स को सिस्टम आना है, तो पर्सन ने बॉक्स पे क्या फोर्स दिखाया, अप्लाई किया, दिखाएंगे। बॉक्स ने पर्सन को N ऊपर, तो पर्सन ने बॉक्स को N नीचे। यहां से सिंगल टेंशन T ऊपर दक्ष बेटे, और इस बॉक्स का वेट कितना? 30G। बैलेंस करो, खत्म, इतना इजी क्वेश्चन है, बैलेंस करो। अच्छा लक्ष्य बेटे, मैं पर्सन प्लस बॉक्स अगर सिस्टम लेता तो ये N गायब हो जाता। पता है क्या होता है, आपने बॉडी 1 को सिस्टम माना, इक्वेशंस बनाई, फोर्सेस दिखाए। बॉडी 2 को सिस्टम माना, इक्वेशंस, फोर्सेस दिखाए। बॉडी 1 एंड 2 को कंबाइंड सिस्टम माना, प्रोवाइडेड दे आर मूविंग टुगेदर, अभी तक हमने यही सीखा है। सो बॉडी 1 एंड 2 को कंबाइंड सिस्टम माना, तो उसमें जो बॉडी 1 और 2 के बीच के फोर्सेस थे वो डिसअपियर कर दो। ये N जो है ये पर्सन और बॉक्स के बीच का फोर्स है, तो जब इनको कंबाइंड FBD बनाओगे तो ये 2T ऊपर आएगा, 90G नीचे आएगा। N दिखाएंगे नहीं, एक्शन रिएक्शन गया। समझ में आई बात? तो यहां से आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में कह रहा है, लैंग्वेज सुनना ध्यान से, कहा गया क्वेश्चन, एक मिनट बेटा बस। दूसरे केस में ये कह रहा है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। पहला पार्ट कह रहा था ये सिस्टम रेस्ट पे है, अब कह रहा है वो रस्सी पर कितना फोर्स लगाए ताकि वेइंग मशीन में उसको अपना करेक्ट मास दिखाई दे।
याद रखना वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज mg, लेकिन वेइंग मशीन जो रीडिंग दिखाती है दैट इज kg में, वो कैलिब्रेशन किया होता है वैसे उसका हमने। ओके तो हमें उससे मतलब नहीं है कि वो kg में दिखा रहा है तो अल्टीमेटली फोर्स है ना। सो अब ये पर्सन रस्सी को कितनी एफर्ट से पुल करे ताकि वेइंग मशीन उसकी करेक्ट रीडिंग दिखाए। कैसे करोगे? n को तो कर दोगे इक्वल टू 60g। n अगर 60g हो जाएगा यानी पर्सन पे t बचा रहेगा, यानी t बचा रहा तो इसका मतलब पर्सन किधर एक्सेलरेटेड है? ऊपर। यानी उस वक्त ये पर्सन रस्सी को इतनी तेज खींच रहा होगा कि ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा होगा? ऊपर। तो क्या इक्वेशन बनेगी? n इक्वल टू 60g तो गया, सो t इज इक्वल टू ma। और यहां क्या इक्वेशन बनेगी? t माइनस n की वैल्यू 60g है, t माइनस n माइनस 30g इज इक्वल टू 30a। बस आंसर आ जाएगा। फोर्सेस यही रहेंगे, वैल्यूज बदल जाएंगी इनकी। सी नॉर्मल फोर्स पर्सन पे हमेशा ऊपर ही आएगा, वैल्यू अलग हो जाएगी। अगर वो रुका है तो, चढ़ रहा है ऊपर तो, छोड़ दी रस्सी फिर तो n खत्म। रस्सी उसके हाथ से ग्रिप लूज हो रही है तो n की वैल्यू अलग। एक्ट ऐसे ही करेगा, वैल्यू बदल जाएगी इसकी। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन भी आज की क्लास में जो भी हमने इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, नाउ इट्स योर जॉब, आपने वो क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे एंड से वो HCV के 15 क्वेश्चन अगली क्लास में स्ट्रिक्टली मैं चेक करूंगा वो। ठीक है, आप जैसे मर्जी करो, वो आपका काम है। यू आर मतलब इतने सेंसिबल हो, संभाल के रखना है काम आपने। मार्किंग होनी चाहिए आपकी, आप शीट करते हो, आप HCV बुक करते हो, आप NCERT बुक करते हो, कुछ भी। NCERT भी हमें चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे अभी। आपने मार्क करके रखने हैं कि रिवीजन फेज में बस उन्हीं को करें हम। ये सब सिस्टम बना के रखना आपने बेटे। ओके चलो, जो 8000 तो नहीं है बेटा आंसर। आंसर देख लेना 39, 1800 न्यूटन, 1800 न्यूटन आ रहा है। चलो ठीक है बेटे, ओके ओके बेटे।